चलिए बात को बंद कीजिए अब और ध्यान इधर रखिए। कल हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे, याद है जी? रोज। ध्यान इधर होगा अब। शांति। लेसन 5 था रोज। रोज के लेखक का नाम बताइए। अज्ञेय जी। और इसकी मेन जो पात्र है उसका नाम मालती। मालती और लेखक का रिलेशन भाई बहन का रिलेशन था। मालती के पति का नाम महेश्वर क्या थे जी? डॉक्टर थे। पहाड़ी गांव में डॉक्टर थे, इलाज करते थे। वहां पे ज्यादा रोगी किस चीज का मिलता था? गैंग्रीन का रोगी मिलता था लोग। और उसी से संबंधित कहानी है। उसके बच्चे का नाम बता दीजिए। टीटी। टीटी बच्चे का नाम था। अब हम लेसन 5 के बाद देखेंगे लेसन 10, जिसका नाम है जूठन। और इसके लेखक जो हैं उसका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। एक चीज हमको दिक्कत कर रहा है, आप लोग का आवाज। आप लोग की आवाज से हमको समस्या हो रहा है, उसको बंद कीजिए। देखिए लेसन 10 है जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। और हर बार से आपको समझ में आ गया कि पहले लेखक के बारे में जानेंगे, वाल्मीकि जी के बारे में जानेंगे, उसके बाद जूठन के बारे में। इससे पहले हम लोग को मिला था कुछ निबंध था, कुछ कहानी था, कुछ एकांकी भी मिला था हम लोग को। ये जो है ये आत्मकथा है। ये इन सब में से कोई चीज नहीं है। अगर पूछे कि जूठन क्या है, आत्मकथा है। ये आत्मकथा है, मतलब अपने बारे में खुद से लिखे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। आत्मकथा का मतलब खुद से लिखना, अपने बारे में लिखना। तो ये आत्मकथा है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट आते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में कुछ जानेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यही है ओम प्रकाश वाल्मीकि जो आपको दिख रहे हैं। लेसन 10 जूठन के लेखक हैं। और सबसे पहले उनके जन्म के बारे में लिखा गया है 30 जून 1950। 1950 30 जून में उनका जन्म हुआ है वाल्मीकि जी का। यह पूरा नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि। कहाँ पे हुआ है? तो बरला। बरला कहाँ है? तो मुजफ्फरनगर। और ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरपुर कहेगा तब बिहार में है, मुजफ्फरनगर है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बरला नामक गांव में इनका जन्म हुआ है। किनका? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का। और इनका चैप्टर आपको पढ़ना है लेसन 10, जिसका नाम है जूठन। वाल्मीकि जी का जन्म कहे तो 30 जून 1950 को। कहाँ कहे? तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर बरला में। माता का नाम कहे तो मुकुंदी देवी और पिता का नाम कहे तो छोटन लाल। माता का नाम मुकुंदी देवी और पिता का नाम छोटन लाल। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में हो रही है। शिक्षा के बारे में बताया गया है, उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो कृति आपको याद करना होगा इसका क्या क्या लिखा गया है। तो देखिए जूठन ये लिखे हैं, इनका आत्मकथा है, यही आपको पढ़ना भी अभी है। इसके अलावा सलाम और घुसपैठी है, ये दोनों क्या है जी? कहानी है। बगल में लिख भी दिया गया है कि कहानी है। इनका कहानी का नाम है सलाम और घुसपैठी है। सदियों का संताप, बस, बहुत हो चुका, और अब नहीं, ये सब क्या है? कविता है। अब और नहीं, बस, बहुत हो चुका। इसके अलावा सदियों का संताप, ये सब कविता है। किनका है? तो वाल्मीकि जी का है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये आलोचना किए हैं, मतलब समाज को क्रिटिसाइज किए हैं एक बुक लिखकर, जिसका नाम है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। इसके बाद देखिए महाराष्ट्र में इन्होंने एक संस्था भी स्थापित की है, नाटक की संस्था, नाट्य संस्था। और उस संस्था का नाम है
मेघदूत। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी महाराष्ट्र में एक नाटक का संस्था का भी स्थापना किए थे मेघदूत के नाम से। इस संस्था के माध्यम से क्या किए तो वही अनेक नाटकों का अभिनय करवाएं। नाटक संस्थान में नाटकें होगा, सिंपल सा बात है। तो फिर से देख लीजिए, अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में कहा जाए तो उनकी आत्मकथा का नाम है जूठन। कहानियों में 2 कहानी दिखा गया है, सलाम और घुसपैठिए। कविता में 3-4 कविता है, सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं। ये सब इनकी क्या है तो कविताएं हैं। और एक आलोचना भी है, क्रिटिसाइज भी है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। इसके अलावा मेघदूत नामक एक नाटक कंपनी या नाटक संस्थान भी खोले थे। इनको कुछ पुरस्कार भी मिला है, देख लीजिए। कौन सा पुरस्कार है जी? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 93 में मिला है, परिवेश सम्मान मिला है 95 में, जयश्री सम्मान मिला है 96 में, और कथाक्रम सम्मान 2000 में। मतलब इनको बीच बीच में पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है, ये सब पुरस्कार इनको मिला है। तो लेखक के बारे में जब जानना हम शुरू किए तो सबसे पहला बात कि ये आत्मकथा लिखे हैं। इनके जन्म के बारे में पता चला कब हुआ था जी? 1950 में। और इसके बारे में हमको पता चला कि कहाँ के हैं तो उत्तर प्रदेश में बरला मुजफ्फरनगर, बरला मुजफ्फरनगर में इनका जन्म हुआ है। माता जी का नाम पता चला क्या? मुकुंदी देवी, और पिताजी का नाम छोटन लाल। इसके बाद इनके जीवन में 50 में जन्म हुआ। 50 के बाद बहुत सारी कविताओं को लिखे हैं, कहानियों को लिखे हैं। कुछ कविता कहानी आपके सामने है। सम्मान भी इनको मिला है, डॉक्टर अंबेडकर साहित्य राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, कथाक्रम सम्मान, ये सब इनको मिला है। ये इनकी वृत्ति हुई जिससे कि आपको भाव बने कि हाँ बढ़िया लेखक थे। इसके बाद आएगा हम लोग का कहानी। और कहानी में जब हम प्रवेश करेंगे तो पहला बात जानिए कि ये जो है दलित समाज से आते हैं। दलित समाज समझते हैं जी? अभी देखिएगा तो फॉर्म भरते हैं तो लिखते हैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो ये एससी से आते हैं, दलित समाज से। इनके जाति को चूहड़ा कहा गया है। अब कहिएगा चूहड़ा कौन जाति है? तो ऐसे समझ सकते हैं मुसहर, मूस को हरने वाले या चूहा को पकड़ने वाले, नॉर्मली समझिएगा। तो मुसहर मतलब क्या? मूस को क्या कर लीजिए, हर सकता है। या चूहड़ा मतलब क्या? चूहा को हर सकता है या पकड़ सकता है। तो उस समय चूहड़ा नाम से चलता था उनका जाति, अभी मुसहर ये सब समझते हैं। तो ये जो है एससी कास्ट से थे। आई ना कि एससी मतलब नीच दृष्टि हो गया। ये एससी होने के बाद क्या क्या हासिल किए हैं, यही इनका जीवनी है। यही कारण से इन्होंने अपना आत्मकथा भी लिखा है। आत्मकथा में यही बताएं कि मेरा जीवन पहले कितना कष्टदायक था, पढ़ लिख के समाज में हम कितना आगे बढ़े, कितना ज़्यादा सम्मान वगैरह लिए, प्राइज जीते, सारा इनका आत्मकथा में है। लेकिन आत्मकथा शुरुआत से शुरू होता है तो बचपन का सारा स्ट्रगल ही इनका ज़्यादातर बताया गया इस पाठ में। तो ये जो है आत्मकथा मतलब कि सच्ची घटना है, कोनो बनावटी बात नहीं है, कहानी नहीं है। इनके ऊपर जो बीता है वही बात लिखवाया है। बेसिक बता दिए, इनका दलित समाज के थे और दलित से ही रिलेटेड कहानी है आपका। और अब हम कहानी में आएंगे। तो कहानी कुछ ऐसा ही शुरू होगा जो आपके सामने है। सबसे पहले तो जूठन कौन लिखा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित समाज से आते हैं और शुरुआत करते हैं उस समय जब बहुत छोटे थे और पहली बार स्कूल गए थे। जीवन में फर्स्ट टाइम स्कूल गए थे जब, उस टाइम फर्स्ट डे की बात बताते हैं। स्कूल का फर्स्ट डे, जैसे आप लोग फर्स्ट डे जाते हैं तो घर में पूछते हैं लोग कैसा रहा फर्स्ट डे, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कह रहे हैं फर्स्ट डे इनके जो हेड मास्टर साहब हैं, प्रिंसिपल साहब, उनका नाम याद रखिएगा, क्या है जी? कलीराम। कहते हैं क्या नाम है बे तेरा, गांव वाला टोन, गांव वाला स्टाइल, क्या नाम है बे तेरा? तो वो कहता है, समझ में आ रहा है जी, ओम प्रकाश, क्योंकि नाम इनका ओम प्रकाश वाल्मीकि। फिर कहते हैं चूहड़े का है। चूहड़े का है मतलब चूहड़ा जाति का है या चूहड़े का लड़का है। तो रिप्लाई क्या, ये हेडमास्टर का क्या था जी? सेकंड सवाल था। सबसे पहले का सवाल क्या था? क्या नाम है बे तेरा? तो नाम मिलता है ओम प्रकाश। दूसरा का सवाल है चूहड़े का है, तो रिप्लाई आता है जी। तीसरा का अब सवाल नहीं होता है, तीसरा का उस पर अब काम दिया जाता है।
चूड़े का है मतलब एससी से है, दलित से है, तो तुम्हारा ड्यूटी है। ड्यूटी देखिए क्या है, ठीक है। ये है कौन? प्रिंसिपल साहब। जब जान जाते हैं कि चूड़े का है तो ठीक है। वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा, टहनियाँ तोड़ के झाड़ू बना ले, पत्ते वाली झाड़ू बनाना। अब बनाने के बाद क्या, पूरे स्कूल को ऐसे चमका दे जैसे कि शीशा। मतलब कि जब जान गए कि हाँ दलित समाज का है, ये चूड़े का लड़का है, तो उसको एक ड्यूटी देते हैं कि चल जाओ, यहाँ पे सामने दिख रहा है तुमको स्कूल के ही ग्राउंड में कहीं पे शीशम का पेड़ होगा, कि जाओ उस पर चढ़ जाओ, कुछ टहनियाँ तोड़ लो, टहनी से झाड़ू बनाओ और झाड़ू बना के स्कूल को साफ करो। इसके बाद रिप्लाई आता है, देखिए ये इनका फर्स्ट डे है, कैरियर का फर्स्ट डे है स्कूल का एक्सपीरियंस। कह रहा है कि मैंने बरामदे क्या कर दिए जी, साफ कर दिया। मतलब चढ़ गए, तोड़ लिए, झाड़ू बना लिए, बरामदा साफ कर दिए। तभी वे खुद आकर बोले, वे माने के प्रिंसिपल साहब कालीराम जी, क्या बोलते हैं, इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। जो प्ले ग्राउंड होता है जहाँ आप लोग बैट बॉल खेलते हैं, उसको भी क्या कर दे, साफ कर दे। अब देखिए लिखा है कि लंबा चौड़ा मैदान जो है मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। कारण समझिए, छोटा बच्चा है, स्कूल पहल का दिन जाएगा, अब आपके एज में तो जाएगा नहीं, छोटा बच्चा होगा 5 साल 6 साल 7 साल का, बरामदा तो साफ कर दिया, लेकिन जब पूरा ग्राउंड का बात आ रहा है तो वही कह रहा है कि लंबा चौड़ा मैदान जो था मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। मतलब उनका जो काम करने का क्षमता था, मान लीजिए कहीं क्लासरूम साफ कर देगा, ऐसा ऐसा 10 गो क्लासरूम दे दीजिए तो दिक्कत तो होगा ना। तो वही कह रहा है कि मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। इसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी, धूल से चेहरा सिर अट गया। मतलब पूरा फेस पे धूल आ गया, मैदान साफ करिएगा तो धूले निकलेगा, पूरा फेस पे धूल आ गया, मुंह के भीतर धूल घुस गई। बहारते बहारते बेचारा छोटा सा बच्चा, मुंह के भीतर भी धूल घुस गया। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। मतलब उसका जीवन का जितना भी दिन हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, चाहे 6 साल का हो, आज तक अपने कैरियर में इतना काम कहीं नहीं किया था जितना कि आज किया। पहले तो बरामदा साफ किया, फिर पूरा स्कूल का मैदान साफ किया। कह रहा है कि वैसे भी घर में मैं भाइयों का लाडला था। कह रहा है कि ऐसे भी लाडला था, तभी भी इस कैटेगरी का या इस कास्ट का होने के बाद भी स्कूल सब कोई भेज रहा था। मतलब दुलरुआ था घर का, ये घर का लाडला था, तो इसको काम कम करने को मिलता था। स्कूल में ओवरलोड काम कर लिया है। बात समझ में आया यहाँ तक? कह रहा है कि मेरी कक्षा के बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। ये एक व्यंग करते हैं कि बाकी कक्षा जो है पढ़ रहा है, मेरे सारे जो कलीग हैं सब पढ़ रहे हैं और हम झाड़ू लगा रहे हैं। मतलब पहले का डे का इनका एक्सपीरियंस था एकदम बेकार रहा। क्लियर हो गया? तो शुरुआत करते हैं आत्मकथा कहाँ से, तो अपने प्रिंसिपल साहब से या अपने स्कूल के फर्स्ट डे से। प्रिंसिपल साहब को जब से ही पता चलता है कि इनका जो जाति है, कौन सा जाति है जी, चूड़ा जाति है, तो पढ़ाने के जगह पे उनको काम सौंप दिया जाता है। काम क्या रहता है उनका? झाड़ू लगाना, पूरा स्कूल को साफ करना। जब बरामदा वगैरह साफ करते हैं तो एक और काम दे दिया जाता है, कौन सा काम था सेकंड? ग्राउंड साफ करना, मैदान साफ करना। ये काम भी इनको मिल जाता है और इनका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहता है। उनके पूरा जो क्या कहते हैं, अपने लाइफ टाइम में सबसे ज़्यादा काम किए थे। अब देखिए दूसरे दिन स्कूल पहुंचा, सेकेंड डे हुआ, फिर से स्कूल गए। जाते ही हेड मास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया। सेकेंड डे भी ये पढ़ाई नहीं कर पाए। सेकेंड डे भी क्या किए जी, झाड़ू वाला ही काम किए। तीसरे दिन मैं चुपचाप कक्षा में जाकर बैठ गया। तीसरा दिन थोड़ा सा चतुराई किए, चुपचाप जाके बैठ गए, चलिए 2 दिन तो काम किए, तीसरा दिन आज से हम पढ़ेंगे। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। किनकी दहाड़? हेड मास्टर साहब की। हेड मास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन पकड़ ली। मतलब क्लास में आए, गर्दन पकड़ लिए। और भी कहानी पढ़िएगा तो बढ़िया से बताएगा कि कोई एक बच्चा बचा दे कि वो जब कोना में बैठल है तब जाके गर्दन पकड़ लिए। और पकड़ने के बाद एक स्टेटमेंट आया है, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है, हमको भी उठा दिया गया। मतलब ये स्टेटमेंट था कि जैसे भेड़िया को बकरी का बच्चा मिल जाए तो धरेगा, लेके चल देगा। कहाँ चलेगा जी? खेत उत में अपना खाना खाने। तो उसी तरह से भेड़िया के बच्चे के तरह, बकरी के बच्चे के तरह गर्दन को दबोच लिया गया। किनके गर्दन को? वाल्मीकि जी का, ओम प्रकाश वाल्मीकि के गर्दन को किसने पकड़ा जी? कालीराम। और लेके कहाँ चल दिए? झाड़ू लगवाने। झाड़ू लगवाने, उधर नहीं, खेत वाला मत सोचिए, उनको खा के वो क्या करेगा। अब देखिए पकड़ने के बाद क्या करते हैं, चीख कर बोलते हैं, गुस्सा कर,
जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू। और ये स्टेटमेंट सुनने के बाद क्या हो गया, लड़का डरेवे करेगा। मैं भयभीत होकर 3 दिन पुराना वही झाड़ू उठाकर झाड़ू लगाने लगा। 3 दिन से वही का जो झाड़ुआ जो तुरे थे पहल का दिन बनाए थे शीशम पे चढ़ के, वही टहने वाला झाड़ू उठाए और झाड़ू लगाने लगे। अब यहाँ पे एक संजोग होता है, थर्ड डे देखिए क्या होता है। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। स्कूल के बाहर से पिताजी जा रहे थे साइकिल से अपना, मुझे मैदान में झाड़ू लगाते देख बाहर से ही बोले, मुंशी जी ये क्या कर रहे हो। पिताजी जब बाहर से देखते हैं कि बच्चा झाड़ू लगा रहा है तो एक स्टेटमेंट आता है, मुंशी जी क्या होता, ये क्या कर रहे हो। वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। मुंशी जी इनका नाम नहीं था, इनका नाम सबको जान रहा है ओम प्रकाश था, लेकिन प्यार से घर में मुंशी जी कहते थे लोग। तो इनके पिताजी कह रहे हैं बाहरी से देख के जब झाड़ू लगा रहे थे तो कि मुंशी जी क्या हो रहा है। उन्हें देख मैं फफक पड़ा। फफक समझते हैं, कंट्रोल खो देना, मतलब इमोशनल है तब तक एक चोट कर दिया जाए तो बढ़िया से रोने लगे, तो फफक पड़े। मुझे रोता देख वो अंदर आ गए और मैंने रोते रोते सारी बातें बताई। जब पिताजी आ गए, अपने लोग आ गए, तो अपनापन में रोते रोते सारा बताया गया इमोशनली होकर कि ऐसे ऐसे माट साहब करत रहन, 3 दिन से पढ़ावत नहीं खान, क्या कर रहे हैं तो खाली झाड़ू लगवा रहा है। सारी बातें पिताजी को बता दिए। कौन बता दिए जी, ओम प्रकाश। अब देखिए, हमेशा दूसरों के सामने कमान बने रहने वाले, कमान बने रहने मतलब दूसरा जो भी आदेश देगा चुपचाप मानने वाले, क्योंकि ऐसे भी आपको बताया गया कि दलित समाज से थे तो उस पर अपर कास्ट वाले क्या हमेशा क्या करते हैं, ऑर्डर ही देते हैं और ये चुपचाप मानता है। लोग बंद कर लो बालिका, क्लियर है ये बात। तो कमान बने रहने वाले पिताजी को पहली बार मैंने गुस्से में देखा। मतलब अपने पिताजी को कभी भी देखे हैं तो दूसरे का क्या करते हैं जी, हमेशा बात मानते हैं, कमान बने रहते हैं। और फर्स्ट टाइम उनको गुस्से में देखा गया। वे चीखने लगे। क्या चीख रहे हैं, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है, मतलब इनका टोन है, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है। गुस्सा के जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे। पिताजी की आवाज़ पूरे स्कूल में गूंज गई, क्योंकि जोर से बोल रहे थे, पूरा स्कूल में गूंज गया, जिसे सुनकर हेडमास्टर सहित सारे शिक्षक बाहर आ गए। अब जोर से चिल्लाएगा तो अबे करे क्या हुआ क्या ना हुआ, तो सारे टीचर सारे और साथ में हेडमास्टर साहब कलीराम जी भी बाहर आ गए। हेडमास्टर ने पिताजी को धमकाया और पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ और दोनों में जोरदार बहस हुई। सिंपल बात है कि लो कास्ट के थे तो हेडमास्टर साहब जो थे डराएं धमकाएं, लेकिन उस समय चूंकि पिताजी एक्सट्रीम गुस्सा में थे, अपने बच्चे को रोते हुए देखे थे, तो धमकी का कोई असर नहीं हुआ, दोनों में बहस हुआ, कहा सुनी हो गया। कह रहा है कि उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी नहीं भूल पाया। कह रहा है कि वो दिन इनको हमेशा याद रहता है, क्योंकि उनके लिए उनके पिताजी अपर कास्ट के लोगों से या प्रिंसिपल से बहस किए थे, और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ, हौसले के साथ कहा सुनी किए थे। तो उस बात को हमेशा लेखक याद रखते हैं। तो लेखक जब अपना आत्मकथा शुरू करते हैं, आपको समझ में आ गया कहाँ से शुरू किए हैं, स्कूल लाइफ से। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल से लेकर 3rd डे तक लगातार बताया है कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। आत्मकथा शुरुआत किया अपना जीवन का स्कूल लाइफ से। शॉर्ट में समझिए तो पहल का दिन के बारे में बात किया गया कि जाते जाते उनके जाति के आधार पे उनके साथ भेदभाव हुआ। भेदभाव करने वाला और कोई नहीं, वहाँ का हेडमास्टरे था, जबकि उसको तो कम से कम नहीं करना चाहिए था। और ये काम लगातार 3 दिन तक चला। तीसरा दिन रुका। क्यों रुका? क्योंकि पिताजी बाहर से देख लिए और पिताजी में और हेडमास्टर में कहा सुनी हुआ, बहस हुआ, इस कारण से ये काम रुका। अब आगे का पढ़ाई चलता होगा। थोड़ा देर बाद आते हैं, पिताजी का बात आया तो अब फैमिली पे गए। यहाँ से दूसरा परिदृश्य शुरू हुआ। मतलब इसको भाग में अगर बांटा जाए तो टोटल 3 भाग में बांटा गया है। पहले का भाग में वही था स्टार्टिंग स्कूल लाइफ से। अब दूसरा का भाग में इनके परिवार पे जाते हैं। पिताजी मिल चुके थे। कह रहा है माता पिता के अलावा मेरे 3 भाई और 1 बहन भी थे। अगर पूरा परिवार कहा जाए तो 3 भाई और 1 ये, 4 भाई और 1 बहन। माता पिता के अलावा 3 भाई और साथ में 1 बहन थी। सबसे बड़े भाई सुखवीर की शादी हो गई थी। सबसे बड़े भाई का नाम अगर पूछ दे तो सुखवीर, और उसकी शादी हो गई थी। तो बड़ी भाभी भी थी, तो परिवार में भाभी भी थी। 1 भाई का शादी हो गया था सबसे बड़का का, जिसका नाम था सुखवीर।
अगर फैमिली के बारे में किया जाए तो माता पिता के अलावा 3 और भाई, जिसमें सबसे बड़े वाले का नाम सुखवीर की शादी भी हो गई थी, तो एक भाभी भी। कह रहा है मेरे अन्य 2 जो भाई थे उनका नाम था जसवीर और जनेसर। जसवीर, जनेसर, सुखवीर और ओम प्रकाश, चारों का नाम ध्यान पे है। ओम प्रकाश तो ऐसा याद है। इसके अलावा सबसे बड़ा वाला सुखवीर, 2 छोटे जो हैं जसवीर और जनेसर, एक बहन भी है, आगे जाके बहन का नाम पता चल जाएगा आपको, माया। अभी नहीं लिखा है, आगे पता चल जाएगा। बहन का नाम था माया। क्लियर है ये बात? तो ये इनका परिवार था। अब देखिए आगे परिवार का काम क्या था। चूहड़ा जाति अभी बताया गया, दलित समाज से, तो चूहड़ा जाति का वर्क क्या था। कह रहा है मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाओं के घर तथा घेर में साफ सफाई का काम करती थी। दलित समाज था, दूसरे के घर मजदूरी के अलावा तगाओं के घर पे जाके साफ सफाई का भी काम करती थी। वो 1-2 गो नहीं, कितना लिखा है जी, 8-10 गो तगाओं के घर पे जाके काम करती थी साफ सफाई का। और माता जी अकेले नहीं करती थी, इसमें मेरी बहन, बड़ी भाभी जसवीर तथा जनेसर माँ के हाथ बटाते थे। मतलब कि माता अकेले नहीं करती थी, जाते जाते बच्चों को भी ले लेती थी। बच्चों में जसवीर हो गया, जनेसर हो गया, बड़ी बहन हो गई, साथ में जो भाभी थी वो भी जाके काम करती थी तगाओं के घर पे। कहा जाए कहाँ काम करती थी, तो तगाओं के घर पे। तो ये तगा होते क्या है, तो देखिए हिंदू और मुस्लिम परिवार जो थे, मतलब दलित समाज को छोड़ के बाकी जो समाज था उनको तगा में डाल दिया जाता था, या फिर जो पैसे वाले होते थे, अमीर होते थे, उनको तगा कहा जाता था। तो उनके घर पे जाके काम करती थी। इनका एक बड़ा भाई भी था, याद होगा आपको, सुखवीर। वो इसमें क्यों नहीं साथ देता था, क्योंकि वो तगाओं के पास वार्षिक नौकर के तरह रहता था। मतलब उसका नौकरी फिक्स था कि हाँ 1 साल तक वहीं पर रहेगा, सालाना उसको पैसा वगैरह मिलेगा। तो तगाओं के घर पे जो हेल्प करते थे माँ का, हेल्प करने वालों में सुखवीर नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि वो वार्षिक नौकर के तरह काम करता था। माँ जो थी, जो काम करती थी 8-10 घर में, उसके हेल्प करने के लिए केवल ओम प्रकाश को छोड़ दीजिए जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी सब माता के साथ हेल्प करते थे। क्लियर है ये बात? तगा क्या है तो आपको बताया गया, हिंदू और मुस्लिम लोग हुए। यहाँ पे लिखा है घर तथा घेर, घर तथा घेर में साफ सफाई। तो घर और घेर क्या है देख लेते हैं, कहाँ कहाँ ड्यूटी था। तो घर कहने का मतलब पूरा घर नहीं, मर्दों का बैठक खाना, जहाँ पे मर्द लोग बैठक खाना लगाते थे, उसका साफ सफाई का जिम्मेदारी था, घर का काम हुआ। और घेर कहने का मतलब मवेशी को बांधने वाला जगह, घेर में ही ज़्यादा मेहनत था। घेर कहने का मतलब जहाँ पे मवेशी रहता था, हर घर में कुछ ना कुछ जानवर रहते थे, जहाँ भी रहते थे उसके साफ सफाई का जिम्मेवारी, और घर में जहाँ मर्दों का बैठक खाना होता था उसके साफ सफाई का जिम्मेवारी होता था। यही उनका काम था। और घर से ज़्यादा मेहनत घेर में था। घेर क्या है देखिए, उनका काम क्या है। ये जो इनका परिवार था या चूहड़ा जाति था, इनका काम क्या होता था, तो कह रहा है कि प्रत्येक तगा जो थे के घर में 10 से 15 मवेशी रहते थे। अप्रॉक्स माना जाए तो 10 गो चाहे 15 गो मवेशी। मवेशी के रूप में क्या, तो गाय भैंस और बैल। बैल खेती के लिए, गाय भैंस दूध के लिए, तो यही रहते थे। सामान्य, ये सामान्य बात है कि घर में देखिएगा, प्रत्येक तगा के घर में तो करीब में 10 गो या 15 गो मवेशी रहता था। ये सामान्य बात हुआ। इनका काम क्या था कि इसके गोबर को उठाकर उपले बनाने की जगह पर, उपला समझते हैं बढ़िया से, गोईठा, वहाँ पे कहा जा रहा है कुड़ड़िया, उस जगह को जहाँ पे गोबर फेंका जाता था, मतलब घर से दूर जहाँ गोईठा आराम से बन जाए, उपला बन जाए, वहाँ पे गोबर हटाना। इन चूहड़ों का क्या काम था, तो मवेशियों के स्थान से गोबर को उठाकर उपले बनाने की जगह पर या कुड़ड़िए पर डाल देना, मतलब गोबर को हटा देना। मवेशी जो हैं के बांधने के जगह जहाँ भी बांधा जाता था, जिसको वहाँ पे दलान कहा गया है, पर गन्ने के सूखे पाती या फूस बिछाना। मवेशी को ऐसे ही नहीं रखा जाता था। अब तो देखिएगा, तो अब तो ये चल रहा है, मैट वगैरह चल रहा है, मैट पर रह रहा है सब गाय। उस समय गन्ना का फूस, गन्ना का ये सूखा पाती या फूस बिछाया जाता था। अभी भी देखिएगा कहीं कहीं ये जो पुआल होता है वो बिछाया जाता है कि ठंडा कम लगेगा। तो ये बिछाना मतलब कि गाय भैंस का पूरा देख रेख करना, ये बिछाने का काम था। कह रहा है कि 10-15 दिनों पर पाती को बदलना। इतना ही नहीं, 10-15 दिन बाद, हर 10-15 दिन के बाद पाती को बदलना। क्यों बदलना, तो ऑब्वियस बात है, पाती क्या हो गया होगा, गंदा हो गया, क्योंकि वहीं पे गोबर होगा, हर चीज़ वहीं पे होगा, तो वो गंदा हो जाएगा।
कह रहा है कि जानवरों के गोबर व मूत्र से दुर्गंधित सड़ी गली पातियां सर भिना देती थी। 10-15 दिन तक मान लीजिए वही सूखा चीज रहेगा और उस पर हमेशा गाय जो है मूत्र कर रही है, गोबर कर रही है, तो 10-15 दिन बाद पूरा गल ही जाएगा और उसको हटाना ये सब काम था इन चूहे जातियों का। और इस सब काम में बड़ी दिक्कत होता था। दिक्कत कब सबसे ज़्यादा होता था? तो सर्दी के मौसम में। बढ़िया समझ रहे हैं, ठंडा या बरसात, पानी, और उस समय करना, गोबर ढोना, पाती बदलना, ये सब बहुत ज़्यादा कष्टदायक होता था। तो ये सब इनका काम था। क्लियर है? दिमाग में जा रहा है? तो सबसे पहले आप लोग को बताया गया जूठन जो है दलित समाज के लोग हैं और वही आत्मकथा लिखे हैं ओम प्रकाश जी। स्टार्टिंग बताया गया स्कूल में पढ़ाई का समस्या। दूसरा का जो आपका सिचुएशन शुरू किया गया है या भाग शुरू किया गया है, उसमें उनका दैनिक जीवन बताया गया है कि चूहे लोगों का काम कैसा था या जीवन कैसे चलता था। तो जीवन चलाने के लिए इनको किसी के जगह घर में जाके नौकरी करना होता था। किसके घर में? तगांव के घर में। तगांव का मतलब हिंदू और मुस्लिम समाज के घर में। काम क्या था? तो जानवरों का सारा व्यवस्था करना, गाय भैंस बैल का हर तरह का गोबर हटाना, पाती बदलना। पाती क्या? तो जो घास फूस होता है उसको हटाना, हर 15 दिन पे चेंज भी करना। साथ में घर में जो मर्दों का बैठक खाना होता है उसको क्लीन रखना। ये सब काम था इन लोगों का। तो काम के बदले में कुछ मिलेगा भी? ऐसे ही काम तो होगा नहीं। तो काम के बदले में उनको क्या मिलता था, ये सब ऑब्जेक्टिव बनेगा जी। इतना काम कर रहे हैं तो काम के बदले में क्या मिलता था? तो कह रहा है देखिए, 2 जानवर के पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज। 5 सेर नहीं समझ में आ रहा है तो 2.5 किलो। अगर 2 जानवर का काम हो रहा है तो जब फसल होगा सालाना तो उनको 2.5 केजी अनाज मिलेगा। और ऐसा ऐसा एक घर में एवरेज कितना बताया गया था होता है? 10 गो जानवर, कम से कम 10 से 15 लिखे थे। तो कह रहा है कि अगर 10 मवेशी वाले घर है तो वहाँ पे कितना सेर मिल जाएगा जी? ये तो जोड़ घटाव करने आता है ना, 12.5 किलो, तो उसी को लिख दिया गया है 12 से 13 किलो। मतलब अगर 10 जानवर है किसी घर में तो एक साल में उनको 12 से 13 किलो अनाज मिलता था एक परिवार से। ऐसा ऐसा ये क्या बताया था आपको याद है? कितना घरों में काम कर लेती थी? 8 से 10 घर में। तो उसको 8 रखिएगा तो फिर इसमें 8 से गुना करना होगा आपको। तो 12 8 96, मतलब 1 क्विंटल के आसपास करीब में 100 किलो सालाना अनाज करने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता था, जिससे उन लोग खाता पीता था। सिंपल सा बात है। तो ये काम के बदले में इनको मिलता था, ये इनका वेतन हुआ। साथ में और भी कुछ मिलता था। क्या मिलता था? देखिए, दोपहर के समय घर से बची खुची रोटी, कुछ बच गया है तो उसी को दे दिया जाता था कि जाके खइह। उसमें भी एक बात बताया गया है कि खास तौर पर चूहों को देने के लिए आटा में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। एक खास तरह का रोटी अंतिम में बना लिया जाता था कि उसको देना ही है, जैसे आदत है कि हर दिन देना ही है। तो उसमें भूसा मिला के अलग से रखा रहता था, उसको मिला के, मतलब कि क्या कहते हैं, 2 नंबर का सामान जिसको आप कह सकते हैं। एक वो बढ़िया आदमी को दिया जाता है, जैसे कि लीजिएगा जाके कहिए कि हाँ एकदम मुँह चमका देगा फेस वॉश, 500 का कहेगा, लेकिन आज 400 बा तो निकाल के को दे देगा दूसरा वाला, और नहीं चमकाएगा, आपको धोखा दे देगा। तो 2 नंबर वाला भी सामान था। क्या था? तो आटा में भूसी मिलाकर रोटी रख दिया जाता था कि ये वाला किसको दे दिया जाएगा? तो चूहों को दे दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग मंगवे करेगा दोपहर में कि जात ने कुछ दी, तो वैसा दे दिया जाता था। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। जो मांगने का लिए था या जिनको देना था, जूठन भी डाल दी जाती थी। जूठन मतलब जो बच कुछ गया है उसको भी खाने के बाद जो बच गया है, जूठन का अर्थ मतलब समझ में आ रहा है ना, खाएं और थाली में ही कुछ बच गया तो उसको भी डाल दिया जाता है कि खा लो। इसीलिए पाठ का नाम भी करीब में यही पड़ा है, जूठन। समझ में आ रहा है? जूठन भी डाल दिया जाता था। सबसे पहले बताइए कि इनका जो काम था, काम के बदले में क्या दिया जाता था? मेहनताना। तो 2 जानवर के पीछे कितना अनाज? 5 सेर या फिर 2.5 किलो। 5 सेर या फिर 2.5 किलो अनाज दिया जाता था 2 जानवर के पीछे। इसके अतिरिक्त क्या दिया जाता था? तो दोपहर में बची खुची रोटी, या फिर उनके लिए खास तौर से रोटी बनाई जाती थी जिसमें ज़्यादातर क्या रहता था जी? भूसा और आटा मिलाकर। इसके अलावा जूठन जो थाली में खाए बच गया वो भी दे दिया जाता था, क्योंकि दलित समाज था। सिंपल, दलित समाज के साथ ऐसा होता था। अब इनके साथ भी कुछ घटना घटता था। ये लोग वेट करते थे कि जो अपर कास्ट है उसके घर में शादी वगैरह हो। तो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए क्या, शादी के समय, ठीक से बैठिए, शादी के समय जब मेहमान या बाराती खाना खाते थे तो चूहरे घर के बाहर टोकरी लेकर बैठ जाते थे।
खाना जब शादी विवाह हुआ तो बाहर, या अभी देखिएगा ये किसी का मृत्यु होता है तो सबसे पहले बुलाया जाता है उसे लोग को, पहले खिलाया जाता है, उन लोग के बिना शुद्ध नहीं माना जाता है। तो उस समय का बात बताया जा रहा है, या अभी भी होता है गांव देहात में, कि बारात के बाद चूड़े समाज के लोग टोकरी लेकर बाहर बैठ जाते थे कि जितना जूठन होगा हम लोग को मिलेगा। बारात के खाने के बाद जूठी पतलें टोकरे में डाल दी जाती थी। ये बात समझ में आ रहा है? ये तो अनुभव भी होगा देहात के यहाँ आप लोग। जूठा पतल जो है डाल दिया जाता था टोकरे में, जिसे घर ले जाकर वे लोग जूठन इकट्ठा कर लेते थे। मतलब जब शादी विवाह होगा किसी के घर में उस गांव में, तो उनके लिए क्या माहौल होता था कि ये लोग टोकरा लेके पहुंच जाते थे। शादी खाने के बाद जो पतल में बचा हुआ जूठन होता था उसको फेंका नहीं जाता था, आजकल देखिएगा फेंक दिया जा रहा है, वो सब चूड़े के टोकरी में डाल दिया जाता था और ये लोग घर में जाकर उसका छटाई कर लेते थे, सबको एक जगह कलेक्ट कर लेते थे जूठन को। इसके बाद देखिए कह रहा है कि जिस बारात की पतलों से कम जूठन उतरती थी, मतलब कि सब ले गया टोकरी भर भर के, जब इकट्ठा किया तो बड़ी कम निकला, तो उनके समाज में, दलितों के समाज में ऐसा कहा जाता था, क्या कहा जाता था कि भूखड़ लोग आए थे सारा चट कर गए, मतलब अकेले खा गिलन सर, हमने के ना देखलन सर, मतलब जूठन कम उतरा, मतलब कि वो जो बाराती लोग आया था भूखड़ था लोग, ऐसा अपने में कहता था लोग। बड़े बूढ़े रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे, जो उस समाज के, दलित समाज के या चूड़े जाति के बड़े बूढ़े थे वो लोग बताते थे, वो भी रोमांचक तरीका से बचाते थे कि उसके बारात में इतनी जूठन आई कि महीनों खाते रह गए। मतलब कि किसी किसी के बारात में बहुत ज़्यादा जूठन आता था, मतलब कि बढ़िया परिवार होगा, भूखड़ नहीं होगा, और उसका जूठन हम लोग कलेक्ट करके एक एक महीना तक खाए हैं। ये रोमांचक तरीके से बताता था लोग, मतलब जैसा जीवन था उसमें भी आनंद खोज लेता था लोग, ये ना कि रोए लगने। आप लोग को 2 मिनट नहीं होगा तो आई दादा ये कैसे हो गई, मोबाइल नहीं के चला तब कैसे हम पढ़ाम, रोए लगने। तो ये वाला हाल नहीं था इनके समाज में, ये लोग उस जीवन में भी अपना आनंद खोज लेते थे। यहाँ पे आनंद के बारे में दिखाया गया है। तो फिर से एक बार दिमाग देखिए, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हम लोग। जूठन पाठ, आत्मकथा ओम प्रकाश जी का, कुछ बातें बताइएगा आप लोग। ओम प्रकाश जी के बारे में सबसे पहले कि ये जब स्टार्ट होता है स्टोरी तो स्कूल से होता है, और स्कूल में कितने दिनों की घटना को बताई गई है? 3 दिनों की। हेड मास्टर का नाम क्या था और वो क्या करवाते रहते थे? कैसे रुका ये कार्यक्रम? पिताजी में और कलीराम में बहस हुई तब। पिताजी प्यार से क्या कहते थे इनको? मुंशी जी। ये पहल का दृश्य था। दूसर का दृश्य में इनका जीवन बताया गया है, चूड़ों का जीवन। चूड़ों के जीवन में बताया गया है कि ये लोग क्या करते थे, इनका काम क्या था। तो किसी के घर में जाके काम करते थे। किसके घर में? तगांव के घर तथा घेर। घेर मतलब मवेशियों का जगह, गाय भैंस बैल इस सब के जगह को साफ रखना, गोबर को हटाना या देख रेख करना। बदले में क्या मिलता था? तो 2 जानवर के पीछे क्या है, गलती जा रहे हैं, 5 सेर अनाज या 2.5 किलो 2 जानवर के पीछे। अब जितना जानवर का कीजिए अपना कैलकुलेशन करते रहिए। इसके अलावा दोपहर में बची खुची रोटी। और इनका जो था, इसी समाज में इतना कर्म होने के बाद भी कभी कभी उत्सव होता था। उत्सव क्या होता था? जब गांव में शादी विवाह हो, बाराती लोग आए, तो ये लोग टोकरा ले जाके सारा जूठन कलेक्ट करते थे और उसको महीना तक खाते थे, या कम उतरा था तो ये भी कहते थे कि बड़ा खराब लोग आया था या भूखड़ लोग आया था। इस तरह से इन लोग का जीवन चल रहा था। फिर अब आगे बढ़ेंगे हम। कह रहा है कि पत्तल से जो पुड़ियों के टुकड़े एकत्र होते थे, जूठन जब एकत्र कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, पुड़ियों के टुकड़े होंगे ही, और टुकड़ा में ही होगा, कहे कि जूठन है, पूरा तो पूरी रहेगा नहीं। तो वो जो एकत्र होते थे उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। उसका भी वो लोग यूज करता था क्या? तो धूप में सुखा लेता था। सूखी पूड़ी बरसात में बहुत काम आती थी। यूज कब होता था उस पूड़ी का? तो बरसात में होता था। क्या काम होता था? तो देखिए, उन्हें पानी में उबाल लिया जाता था और उस पर काली मिर्च और नमक डालकर खाने में मज़ा आता था। ये लेखक अपना एक्सपीरियंस लिख रहे हैं कि वो जो पत्तल से पूड़ी कलेक्ट होता था उसको कभी कभी सुखा के भी रख लिया जाता था, इसलिए क्योंकि बरसात में मान लीजिए खाना नहीं है तो बहुत समस्या होगा, वही पूड़ी का यूज हो जाएगा। अभी भी देखिएगा, पहले कुछ दिन पहले ये सब गोभी वगैरह सुखा के रखा जाता था, या बाद में उसका सुखौंत बनाया जाएगा या जो भी होगा यूज किया जाएगा। तो पूड़ी को रख लेता था लोग और उसको बरसात के समय उबाल कर क्या करता था जी? उसमें काली मिर्च और नमक लगाकर खाता था लोग। ये उनका जीवन था। किनका? तो ओम प्रकाश बिरला जी का। कह रहा है
अब वर्तमान में आ रहा है। ये सब इनका पास्ट था, वर्तमान को अब रिलेट कर रहा है। देखिए, आज जब मैं इन सब बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। आज चूंकि एक समृद्ध आदमी बन गए हैं, अच्छे लेखक बन गए हैं, अच्छे जगह पे रह रहे हैं, तो जो पीछे की बातें याद कर रहे हैं तो उनको बड़ा दुख हो रहा है, या मन में कांटे जैसे उगते हैं। कैसा जीवन था, दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत सिर्फ जूठन। दिन रात उनका काम था, बहुत हार्ड था, और बदले में क्या मिल रहा था, तो सिर्फ जूठन। अब आज जब रियलाइज कर रहे हैं आज के समाज में, तो उनको बहुत खराब लग रहा है। फिर भी कोई शिकायत नहीं, और जूठन मिलने के बाद भी उनका कोई शिकायत नहीं, कभी कोई कंप्लेन नहीं उस समाज का। उनका मतलब कोई शर्मिंदगी नहीं, ना ही कोई शर्मिंदगी कि जूठन खाता नहीं, और कोई पश्चाताप भी नहीं। मतलब उस समाज के बारे में सोचते हैं जहाँ से निकले हैं आज, तो उनको बड़ा खराब लगता है, या मन में काटे, मतलब कि अदर कास्टों से घृणा होती है कि इतना मेहनत करने के बाद भी हम लोग को कोई शिकायत नहीं था, कोई शर्मिंदगी नहीं था, लेकिन हमारे पसीने की कीमत सिर्फ जूठन थी। इस बात को रियलाइज करके गुस्साते हैं। अब आज में आ गए हैं, तो आज का एक बात करते हैं कि पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह किसी इंटरव्यू के सिलसिले में आया था। जब लिख रहे हैं अपना आत्मकथा, उस समय उनको याद आता है कि 1 साल पहले हमारे घर में, हमारे ही गांव के अपर कास्ट होंगे, कोई तगा होंगे, सुखदेव सिंह त्यागी, उन्हीं का पोता सुरेंद्र सिंह आया है रहने के लिए, क्योंकि उनको शहर में इंटरव्यू देना था। तो इनके घर पे स्टे कर जाएंगे, आराम से इंटरव्यू दे देंगे, इसलिए आया था। मेरी पत्नी ने यथासंभव अच्छा खाना खिलाया, जब कोई आएगा तो सत्कार होबे करेगा, और उसने खाते हुए बोला, भाभी जी आपके हाथ का खाना बहुत ही जायकेदार है। जायकेदार मतलब अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है या अच्छा है। तारीफ भी किया था। कौन किया था? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह सुखदेव सिंह त्यागी का पोता है, और वो आया है। कहाँ पे आया है? तो इनके वाल्मीकि जी के घर पे, आवास पे, क्योंकि इसको वहाँ इंटरव्यू देना है, और स्टे करता है। पत्नी जब खाना खिलाती है तो तारीफ भी होता है कि बहुत ही अच्छा खाना था। उसकी बातें सुनकर मेरी पत्नी तो बहुत खुश हुई। मेरी पत्नी मतलब बिरला जी, सॉरी ओम प्रकाश बिरला कहाँ से पहुँच गया, वाल्मीकि जी बहुत खुश, वाल्मीकि जी की पत्नी बहुत खुश हुई, किंतु मैं काफ़ी देर तक विचलित रहा। इनको बहुत ज़्यादा विचलन हुआ। क्यों विचलन हुआ? करे कि बचपन की घटनाएं मुझे याद आई। बचपन की घटना, इनसे जुड़ा हुआ कुछ घटना इनको याद आता है, विचलित होते हैं। क्या बचपन की घटना थी? मतलब प्रेजेंट में आने के बाद फिर पास्ट में चले जाएंगे। अब बात समझ में आ रहा है? प्रेजेंट में आते हैं, दिखाते हैं कि आज के समाज में हम पीछे वाला में जाते हैं तो बड़ी हमको दिक्कत होता है, लेकिन फिर पीछे वाली एक घटना इनके सामने आ जाती है, क्योंकि आज जिस स्थिति में है, उसी गांव का एक लड़का आया था सुरेंद्र सिंह, और तारीफ भी किया था। तारीफ से उनकी पत्नी खुश भी होती है, लेकिन इनको पीछे वाली घटनाएं याद आ जाती हैं। पीछे वाली घटनाएं क्या होंगी देखिएगा। सुखदेव सिंह त्यागी का ये पोता था, ग्रैंडसन था सुरेंद्र सिंह। तो कह रहा है कि जब सुरेंद्र का जन्म भी नहीं हुआ था, उसकी बुआ अर्थात सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। पीछे वाली घटना अब रिलेट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। बताया गया कि उनके गांव में कोई थे सुखदेव सिंह त्यागी, यही है ना जी, और इन्हीं की लड़की का शादी था, और इन्हीं का पोता जो है उसका नाम है सुरेंद्र सिंह, जो कि आया था। तो इनकी ये रिलेशन लगाइए तो बुआ लगेगी। तो बुआ का शादी था, उस शादी की घटना इनको याद आ जाता है। शादी का क्या घटना था तो हम थोड़ा पढ़ेंगे उसकी बुक के अनुसार ही। देखिए यहीं से हम आते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखा है सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था, मतलब उसका जन्म भी नहीं हुआ था। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। उनके यहाँ मेरी माँ साफ सफाई का काम करती थी। आपको बताए थे तगाओं के घर पे काम करती थी, तो वो एक तगा में ये भी थे। कौन थे? सुखदेव सिंह त्यागी। शादी से 10-12 दिन पहले माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक अनेक काम किए।
क्योंकि घर में शादी था तो जो इनके साफ सफाई वाले कर्मचारी हैं या जो कहिए दलित समाज है, इन्हीं का जिम्मेदारी था। तो माता पिता खूब बढ़िया से काम किए थे। बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था, क्योंकि बेटी का शादी था सुखदेव सिंह त्यागी का, तो गांव भर की इज्जत का भी सवाल था। कहीं कोई कमी न रह जाए, गांव भर की चारपाइयों को ढो ढो कर इकट्ठा किया था पिताजी ने। मतलब जितना भी चारपाई होगा पूरा गांव में सब ढो के एक जगह ला दिया गया था कि कहीं पे कोनो कमी ना रह जाए बारात आए तो। इसके बाद देखिए कह रहा है बारात खाना खा रही थी, माँ टोकरी लिए दरवाजे के बाहर बैठी थी। पहले भी बताया है कि इन लोगों के समाज में जब शादी ब्याह होता था तो बाहर टोकरी में जूठन मिलता था, तो वही सिचुएशन के बाहर टोकरी लेकर बैठी हुई थी। मैं और छोटी बहन माया, देखिए यहाँ भी नाम आया है, मैं और छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे, इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवानों की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिलेंगे। सिंपल सा बात है, बैठा था लोग बहरी का है तो खाने के लिए। जब सब लोग खाकर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दलान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी ई सब तो खाना खा के चले गए, मारे जाकतो मतलब लड़कों को भी एक पतल पर धर कुछ दे दो। कहने का मतलब कह रही है उसकी माता कि अब सब बाराती तो चला गया, हमारे लड़कों को भी एक पतल पे खाना निकाल के दे दीजिए, क्या कि सारा काम राम हम ही लोग आपका किए हैं। वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे, मतलब कि मेरे बच्चे भी तो इतना दिन से इंतजार कर रहे हैं। और बच्चे में कौन कौन था वहाँ पे, ध्यान पे है, माया और कौन, तो मैं मतलब वाल्मीकि। बच्चे तो बहुत थे लेकिन दो ही माँ के साथ बैठे थे, खुद ओम प्रकाश जी और उसकी बहन माया। और वो कहती है सुखदेव सिंह त्यागी को, जो इसके बेटी की शादी था, कि अब बाराती तो खा के चले गए, एक पतल पे मेरे बच्चों को भी खाना दे दीजिए, वो भी खाने का इंतजार कर रहे होंगे। तो सुखदेव सिंह ने जूठी पतलों से भरे टोकरी की तरफ इशारा करके कहा, चूंकि टोकरी भी लेके बैठी थी और सारा जूठन वाला पतल भी उसमें डला रहा था, तो उसके तरफ इशारा करके कहा, टोकरे भर के जूठन ले जा रही है, ऊपर से जाकतों के लिए खाना मांग रही है, अपनी औकात में रह चूहड़ी, उठा टोकरी दरवाजे से और चलती बंद। मतलब एक तरह से क्या किया गया था जी, अपमान किया गया था। जब वो कहे कि पतल में खाना दे दीजिए दोनों लड़का को, इतना दिन से ये सब भी इंतजार कर रहे हैं कि हाँ शादी ब्याह हमको भी कुछ मिलेगा, तो इस पे रिप्लाई आता है सुखदेव सिंह त्यागी का। क्या रिप्लाई आता है जी, कि इतना सारा टोकरा भर के ले जा रही है जूठन, और तुमरों का रेंज जो है, औकात जो है जूठन का ही है, तो पत्तल में फ्रेश खाना मत मांगो, ये वाला जूठन ही ले जाओ। सिंपल में यही बात था। ये बात क्यों फ्लैशबैक में इनको आया जी, क्योंकि सुखदेव सिंह त्यागी का ही पोता जो है किसके घर पहुंचा है, अब दिन बदल गया है, वाल्मीकि के घर में आया है, और वही खा के उन्हीं के पत्नी का तारीफ कर रहा है कि खाना जो है बहुत क्या है, स्वादिष्ट है। तो उनको पीछे वाला बैकग्राउंड याद आता है कि बताओ इसी का परिवार था, इसी की बुआ की शादी थी, और इसी के जो दादाजी थे मेरे ही मम्मी का या माताजी का अपमान किए थे। तो वही बातें इनको थोड़ा विचलित करती है कि ऐसा समाज था। क्लियर हो रही है बात। तो ये अब दूसरा का अध्याय समाप्त हुआ, आपका दूसरा का पाठ समाप्त हुआ। इसमें क्या बताया गया था, तो इनका जीवन कैसा होता है, इनका जीवन कैसा होता है। यहाँ से अब तीसरा का आएगा। इसके बाद देखिएगा तो तीसरा का आएगा, और तीसरा का कब का घटना बताएगा, कब का बताएगा जी, जब वो 9वीं कक्षा में थे उस समय का घटना बताएगा। तो देखते हैं हम थोड़ा तीसरा। देखिए यहां से तीसरा अध्याय शुरू होता है इसका, जाइए। यहां से तीसरा आपका पाठ शुरू हो रहा है और कह रहा है कि उन दिनों में 9वीं कक्षा में था, मतलब वहीं से लाइन शुरू हुआ है। उन दिनों में 9वीं कक्षा में था, उन दिनों मरे हुए पशुओं को उठाने का काम भी चूड़ों का ही था। अब बताइए, एक बात बताया गया था कि इन लोगों का काम था कि सारे मवेशियों का देखभाल करना। अब मवेशी अगर मर जाए तो उसको हटाने का काम भी इन्हीं का होगा। क्लियर है ये बात। यही बालिका शांत रहो, फिर शुरू हो गया ना, फिर से डांटे, फिर से मुंह चोखा जैसा हो जाए। बेशर्मी का हद होता है आप लोग का। कब से सुन रहे हैं, चुप हैं चुप हैं, मतलब थोड़ा देर बाद इंसल्ट होगा, फिर 2 घंटा बाद भूल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम भी इग्नोर किए कि जाइए आप लोग, बेशर्म है तो बेशर्मे रहिए।
सुनना जरूरी है। चलिए ध्यान दीजिए, तीसरा पार्ट जो है इसमें बताया जा रहा है 9th क्लास में थे और पशुओं के देख रेख के साथ पाती बदलना या क्या था गोबर ढोने के साथ साथ अगर पशु का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो ढोने का काम भी, उसको हटाने का काम भी यही लोग का था। और तीसरका में यही सब अपना कष्ट बताया है। देखिए कह रहा है जिसके घर में जो काम करता था उसके मरे हुए पशुओं को भी उठाना पड़ता था। आप घर में काम कर रहे हैं, चूहे जाति के हैं किसी के घर में, तगाँव के घर में, उनके पशुओं से आपको क्या बोलते हैं पर साल 5 सेर अनाज मिलता है, तो अगर वो पशु डेथ करता है तो उसको हटाने का काम भी इन्हीं लोगों का था। इसके बदले में कोई मेहनताना या मजदूरी नहीं मिलता था। समस्या क्या था कि वो हटा रहे हैं तो उसके लिए कोई पैसा वगैरह नहीं देता था लोग। इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखे हैं जो कि पूछता है आपके परीक्षा में, जो घेर देते हैं वो पूछता है या पूछा हुआ है कभी ना कभी, तो उस पर ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं। मतलब कैसा समाज है जहाँ पे श्रम मतलब मेहनत का कोनो मोल नहीं है, बल्कि निर्धनता माने गरीबी को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था यह सब। मतलब गरीब आदमी और गरीबे रह जाए, आगे न बढ़े, इसका षड्यंत्र चल रहा है समाज में। जो धनी है वो जान के हम लोग के श्रम का मेहनताना नहीं दे रहे हैं या आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। और ये पूछ दे तो बढ़िया से लिख लीजिएगा कि किस पाठ का है और इसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं। क्लियर है? इसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि मरे हुए पशु, कोई मर जाता है पशु जिसको ढोने का काम किनका है जी? चूहों का है। तो पशु की खाल को मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बेचा भी जाता था। मतलब कि चूहे लोग इससे कुछ पैसा कमा लेते थे। मरे हुए पशुओं के खाल उतार कर उसको, अभी पता था आपको कहाँ जन्म हुआ था? बरला मुजफ्फरनगर, यही था ना जी? तो बरला गांव होगा, वहाँ से मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में जाकर बेच देता था लोग उस खाल को। और खाल को बेचने से क्या होता था देखिए, एक पशु की खाल से करीब 25 रुपये इनकी आमदनी हो जाती थी। लेकिन आने जाने की खर्चा को हटा लिया जाए तो एक पशु के खाल से 10 से 15 रुपये मिल जाते थे। मतलब 25 रुपये मिलता था लेकिन 10-15 रुपया खर्चा भी था आने जाने का, क्योंकि ये बरला से थे, बरला से जाना था उनको मुजफ्फरनगर के, वो भी बाजार में, चमड़ा बाजार में। तो आने जाने का खर्चा हटा दिया जाए तो एक जानवर से इनको मरने के बाद खाल से मिलता था 10 से 15 रुपया बच जाता था, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी रकम थी। और 10 से 15 रुपया मतलब बहुते था, वहाँ उस समय बहुत पैसा था। यह कह रहा है कि एक दिन, अब ये सब क्यों बता रहा है तीसरा अध्याय है तो, क्योंकि इससे इनको एक कभी कष्ट हुआ है, वही कष्ट को देख रहा है कि एक दिन ब्रह्मदेव तगा का बैल खेत से लौटते समय गिर गया और फिर कभी ना उठा, मतलब कि मर गया। एक दिन एक आदमी थे जिनका बैल मर गया, उस आदमी का नाम था क्या? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव ने हमारे घर पर खबर भेजी। हमारे घर पे काहे भेजी? कहे कि इनके घर में साफ सफाई का काम यही लोग करता होगा। तो 2 आदमी के घर माता जी का नाम मिल गया। एक किसके घर काम करता था? सुखदेव सिंह त्यागी मिल गया जी, जहाँ के सुरेंद्र सिंह इनके घर पे आए थे। और दूसरा का तगा का नाम मिला अभी आपको, ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव के घर पे भी ये काम करते थे। कैसे पता चला? तो उनके बैल जब मर गया तो घर पे इन्फॉर्मेशन दिया गया कि चलिए बैल को अब हटाइए वहाँ से, आपका काम है। माँ परेशान हो गई कि खाल उतारने किसे भेजे, हटाने या खाल उतारने के लिए किसको भेजे। माँ इस बात को लेकर परेशान हो गई। क्यों परेशान हो गई? इसके पीछे का रीज़न ये है, देखिए कि घर में जो पिताजी थे और जनेसर थे वो अवेलेबल नहीं थे, वो कहीं बाहर गए थे। कहाँ गए थे जी? रिश्तेदारी में गए थे, पूछ सकता है। जसवीर जो है वो भी कहीं और गया था। वो कहाँ गया था? तो देहरादून में मामा के पास गया था। तो कहने का मतलब घर में एगो तो वार्षिक नौकर था, तो उससे तो होगा नहीं। जो सबसे बड़का था, नाम भूल गए होंगे, सुखवीर। उसके बाद जनेसर और जसवीर थे। तो जनेसर साथ में पिताजी चले गए थे कहीं रिलेशन में, और जसवीर जो है वो मामा के पास देहरादून चला गया था। तो घर में कोई था नहीं, इसीलिए माँ जो है परेशान हो गई कि अब किसको भेजा जाए जो बैल मर गया है उसका खाल उतरवाने या उस बैल को हटाने के लिए। घर पर कौन कौन था? तो मेरी माँ थी, बहन थी जिसका नाम माया है, बड़ी भाभी थी, उनका भी नाम का यहाँ पे उजागर किया गया है, देवी। याद रखिए, अगर पूछ दे तो बड़ी भाभी का नाम देवी था। अब माँ परेशान थी कि किसको भेजे, तो माँ ने चाचा से बात की। चाचा तैयार हो गए, चाचा से बात की कि चले जाइए, वो भी तैयार हो गए। लेकिन कोई एक आदमी और चाहिए था, अकेले खाल उतारना संभव नहीं था।
जानवर का खाल उतारना है, एक आदमी के बस का नहीं है, कोई एक और चाहिए जो कि हेल्प करे। तो एक और आदमी चाहिए था। चूंकि माँ उस खाल से मिलने वाले 10-15 रुपए छोड़ने की स्थिति में नहीं थी, अतः मजबूरी में न चाहते हुए भी उन्होंने मुझे चाचा के साथ भेजा। बात समझ में आ रहा? अब पहली बार कोनो काम मिला था इनको कैरियर में अपने जाति के करने के लिए। इससे पहले तक कोनो काम किए नहीं थे, क्योंकि सबके दुलड़ुआ थे, शुरू में मिला था कि लाडले थे, सब काम करता था, इनको सिर्फ पढ़ने के लिए कहता था। इनके कैरियर में एक काम मिला, कब मिला? जब वो 9th में थे, 9वीं क्लास में थे। काम भी क्या मिला? तो एक जानवर का डेथ हो गया, बैल का, और उसका खाल उतरवाने के लिए अपने चाचा के साथ जाना था। क्यों काम मिला? क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी, परिवार में कोई अवेलेबल नहीं था, और उससे जो पैसा आता वो पैसा भी जरूरी था परिवार को। इसीलिए पहली बार इनको काम मिला अपने जाति का, चूड़े जाति का करने का, और किसके साथ? तो चाचा के साथ। वही मजबूरी बताया गया, और उस मजबूरी में वो चले गए चाचा के साथ। यहाँ पे कुछ ब्लैंक किए हैं क्योंकि समझाना है, उसमें लिखा नहीं है, या बुक से हम लोग देख सकते हैं। चाचा जो थे इनके बारे में बताया गया कि ये जो है थोड़े कामचोर किस्म के हैं। चाचा जो है शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, नशाखोर है, और मेहनत से बचते हैं। लेकिन चूंकि घर का आदमी बोला था तो बात को काटे नहीं और तैयार हो गए जाने के लिए। जाने वाले कौन कौन थे तो आपको बढ़िया से पता है, चाचा और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। पहुंच गया लोग, चाचा काटना शुरू भी कर दिए, छुरी से निकाला जाता है। जब इसमें पढ़िएगा तो लिखा रहेगा। थोड़ा देर निकालने के बाद क्या करते हैं चाचा जी? अपना धूम्रपान, इसमें बीड़ी का यूज किया गया है, आप लोग सिगरेट का यूज कर रहे हैं ना जी? बोलो लोग हाँ, चलो एगो बोले यस, डेली रात में गधी कहेंगे। तो बीड़ी का यूज करते थे, और यूज करने के बाद क्या, तो छुरी को दे दिए किसको? तो ओम प्रकाश को। सुन लीजिए, कोई बोल सकता है, मान लीजिए प्रीति होगी, कौन कहेगा? अच्छा कह रहे तो टेस्ट भी बताएगी थोड़ा देर में। अच्छा, उसके बाद ब्रांड का नाम बताएगी, उसके बाद अंततः क्या होगा पता नहीं, कहाँ तक जाएगी, इसके बाद शराब पे जाएगी, वही ना होगा अगला स्टेप ना। तो शुरुआत ऐसा ही होता है, धीरे 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 धीरे, उसके बाद कहीं गिरी हुई मिलेगी, उसके बाद का नहीं पता है। चलिए देखते हैं, हम ध्यान को इधर लाते हैं। कह रहा है कि चाचा और ओम प्रकाश जाते हैं, छुरी से खाल उतारना शुरू होता है। कुछ देर बाद चाचा चूंकि कामचोर थे, थक जाते हैं, बीड़ी पीते हैं और बच्चे को दे देते हैं। बच्चे को मतलब कि ओम प्रकाश को छुरी दे देते हैं कि अब तुम थोड़ा सा करो, अकेले मेरे बस का चीज़ नहीं है। और यहाँ से अब मजबूरी में करना पड़ता है किसको? ओम प्रकाश खाल उतारने का काम करते हैं पहली बार। और चूंकि इनको एक्सपीरियंस नहीं था तो इनके कपड़े वगैरह में ब्लड भी लगता है। ठीक है, ये बात होता है कैसे भी खाल उतरता है। तो खाल को कुछ में बताया गया है, नमक वगैरह लपेट दिया जाता है कि खराब ना हो, हल्दी वगैरह जो भी होता है, लपेटने के बाद एक थैले में भरकर ले जाना होता है। अभी तो घर पे ले जाएगा लोग, इससे उसके बाद वही मुजफ्फरनगर बाजार में। तो जब घर में ले जाने की बात होती है, कुछ देर फिर चाचा उसको ढोते हैं, उस थैले को जिसमें खाल है। कुछ देर के बाद फिर वही बात आपको बताया गया, कामचोर थे तो अब की बार फिर से दे दिया गया किसको? ओम प्रकाश को। बउआ अब थोड़ा देर टू ढोवा, हम परेशान हो गए बारे। ढोने के लिए भी तैयार था, लेकिन वो समस्या ये था कि जो रास्ता था, रास्ते के बीच में आती थी स्कूल, और स्कूल के बाद यहाँ पे था उनका घर, और ये यहाँ पे देते हैं। बच्चा बहुत बार रिक्वेस्ट करता है, ओम प्रकाश बहुत बार रिक्वेस्ट करता है। क्या रिक्वेस्ट करता है? कि स्कूल को पार करके हमको दीजिए, वहाँ से हम ढो लेंगे। लेकिन ये चाचा जी जो है नहीं मानते हैं, यहीं पे कहते हैं कि ना लेना पड़ेगा, दे देते हैं ज़बरदस्ती। अब बच्चा को बहुत शर्म आ रहा था, उस एज की अवस्था की बात है, 9th का है, कि स्कूल से कोनो देखेगा तो फिर वही बात इंसल्ट शुरू हो जाएगा। तो अब बच्चा क्या करता है कि पूरा गांव घूम के, यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाके ऐसे घूम फिर के पहुँचता है अपने घर पे, बस इसीलिए कि हमको स्कूल में कोई देखे नहीं, थोड़ा सा अपमान जो है ना सह पाएँ। और जाने के क्रम में चूँकि रास्ता बहुत ज़्यादा हो गया, थैला में कुछ ऐसा नॉर्मल चीज़ नहीं था, क्या था? तो खाल था, वजन था, एक पूरे जानवर का, बैल का था। तो इनके बैलेंस बहुत बिगड़ी, बहुत बार कष्ट हुआ। जाते जाते किसी प्रकार से घर जब पहुंचते हैं, तो घर में क्या पहुंचने के बाद हाल होता है, वहीं पे समाप्त होगा आपका
ये तीसरा जो बताया जा रहा है आपका, देखिएगा यहाँ से अब आप घर तक पहुँचते पहुँचते मेरी टांगे जवाब दे गई थी, मतलब पूरा टांग दुख रहा था, टांग मतलब पैर, लग रहा था कि अब गिरा, लग रहा था कि अब बैलेंस खत्म होगा, अब हम गिर जाएंगे। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था, वही बात जो आपको बताया, डायरेक्ट घर नहीं आए थे, बाहर बाहर आए थे, लंबा चक्कर काटे बस्ती तक पहुंचने के लिए। मुझे उस हालत में देखकर माँ रो पड़ी। जब वो आए घर के अंदर तो उस हालत को देख के माँ जो है रो पड़ती है। मैं सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था, क्योंकि किनारे किनारे आए थे तो रास्ता सही नहीं था, गंदगी से भरा था। साथ में एक और चीज़ कि ऊपर उनका खाल था, तो कपड़े पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। खून किसका? तो उसी जानवर का जिससे कि खाल निकाला गया है। उनका जो लुक था उस समय का बहुत ही डरावना था। एक छोटा बच्चा था नौवा का, सर पे थैला था जिसमें खाल था, किनारे किनारे ज़रूरत से ज़्यादा चल के आए थे तो थके हुए थे पूरा, साथ में कपड़ा भी गंदा था। बड़ी भाभी ने उस रोज़ माँ से कहा था, बड़ी भाभी जो थी वो जब घर में देखी तो माँ से कहती है कि इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इनसे इस गंदगी में, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। इन्हें मतलब फिर वही बात, इकलौते लाडले थे जिनसे काम नहीं करवाया जाता था। और एक ही दिन काम किए तो इतना दर्दनाक काम किए कि इनको देख के माँ रोने लगी। भाभी भी कह रही कि इनसे ही सब काम मत करवाइए, इसीलिए ना करवा रहे हैं कि हमको 10 से क्या मिलेगा, 15 रुपया मिलेगा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मतलब भूखे रह लेंगे, लेकिन इनसे ही सब काम मत करवाइए। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। मतलब भाभी का ये बात जो था इनके लिए आज भी पॉजिटिव दिखाता है कि हाँ, परिवार भी उनके साथ है। मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ और वो मेहनत किए, मेहनत के मतलब पढ़े लिखे, आगे बढ़ने का एक एक साधन होता है पढ़ाई, आगे निकले। लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। और आत्मकथा लिखने का कारण यही है कि लाखों लोग तो अभी फंसे ही हैं, वही ज़िंदगी जी रहे हैं। इसी कारण से ये आत्मकथा लिखते हैं कि लोग थोड़ा जागरूक हो जाए। क्लियर है? तो यहीं पे आपका देख रहे हैं कि समाप्त हो गया है, कि 3 गोविंदे का मतलब समाप्त। तो जीवन ही इनका कुछ ऐसा ही था। इसके बाद ऑब्जेक्टिव है, जिसको देख लिया जाए कि रोक दिया जाए, तो जिसको जाना है जा सकता है। इसको सेव कर दिए हम। इसको समाप्त हो जाएगा देखने के बाद। बता सकते हैं आप लोग नाम जी? कह रहा है कि जो आत्मकथा है इसमें बड़ा जो भाई था सुखवीर और सुखदेव सिंह त्यागी, दोनों में अंतर है, भूलिएगा मत। वो जो थे तगा थे। कहाँ हुआ था जी? बरला, मुजफ्फरनगर। अब ये आप पढ़िएगा, पढ़ने में पता चलेगा सदियों का संताप। और ये कविता है, कलीराम जूठन हेड मास्टर साहब थे। दलित आत्मकथा, दलित कबे से समझा रहे हैं, लो कास्ट। माया कौन थे? कौन थी? बहन थी, ओम प्रकाश की बहन। किसने देखा जी? पिताजी देख लेते हैं, झाड़ू लगाते हैं और क्या कहते हैं, मुंशी जी क्या कर रहे हो, मुंशी जी। ये तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ओम प्रकाश, सुखदेव सिंह त्यागी, ये सब जूठन है। फिर से एक ही बात है, इसलिए है क्योंकि सब आया है। देखिए 23 में पूछा गया है, अजय क्या बार पूछा है, 17 में, 23 में, 18 में, सब में पूछा है। अब 25 में गलती मत कीजिएगा, आएगा तो। आत्मकथा है। हेडमास्टर का नाम है कहाँ, समझ गए ना? (93) पीछे पढ़ाए भी हैं, एक बार देख भी लीजिएगा, लेखक के बारे में मिल जाएगा आपको। 22 में पूछा गया था। करे लेखक की जो माँ है किसके घर काम करती थी जी? यहाँ तो होगा नहीं,
ब्रह्मदेव भी है। अब सुखदेव नहीं है तो जबरदस्ती लाइएगा। समझ में आ रहा है जी। दोनों के जगह बताया था, सुखदेव के बेटी के शादी की बातें बताई गई थी और ब्रह्मदेव के घर पे जो वो मेहनत किए थे, जानवर के खाल को लाए थे, उसको बताया गया था। याद है? कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के को झाड़ू लगवावे है? पिताजी। याद है ना ये स्टेटमेंट? तीस जून 1950 को जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बारला, मुजफ्फरनगर। सलाम कौन लिखा है? सलाम के अलावा एक और था, याद है कि भूल गए लोग? उसको याद कीजिएगा, लेखक के बारे में पढ़ के वो उसको। खाना खाकर बहुत अच्छा लगा, कौन बोला था? सुरेंद्र सिंह गया था लेखक के घर और खाना खा के तारीफ किया था। किस भाषा में किया था देख लीजिएगा, पता नहीं है हमको, मिला लीजिएगा किस भाषा में। फिर वही लेखक के बारे में जब पढ़िएगा, शिक्षा वाले में लिखा होगा, जिसमें भी किया होगा अपना आंसर देख लीजिएगा। आत्मकथा, जूठन, जूठन लिखना था, यह गलती लिखा है। जूठन जो पाठ है उसमें कैसा दिखाया गया है? राजनीतिक की सामाजिक? समाज में विषमता है, अपर कास्ट लोअर कास्ट, सामाजिक। अब और नहीं, क्या है? कहानी की कविता है? कविता था, 3 को कविता था। एक संताप वाला, एक था कि बस बहुत हुआ, और एक ये था अब और नहीं। तीनों कविता याद रखिएगा। दलित चेतना को जगाने के लिए लिखा गया है। सोच बताए थे। ये क्या है जी? ये क्या है? कहानी की कविता है। ये आलोचना में आएगा, ना कहानी ना कविता। किसके द्वारा लिखा गया है? तो वाल्मीकि जी के द्वारा। शुरू में मिला है। मेघदूत नामक नाटक खोला गया था, कहाँ पे? महाराष्ट्र में खोला गया था। कौन खोले थे? जो नाटक खोले थे उसका नाम क्या था? मेघदूत। कौन खोले थे? तो ओम प्रकाश। कहाँ खोले थे? तो महाराष्ट्र में। कैसे भी पूछे आप बना सकते हैं। बताइए इसको। एक के बाद को बार बार घुमाया गया और यहीं पे समाप्त हुआ। आज के बाद आप लोग को 3 तारीख को आना है। क्यों मतलब क्या होता है? ये क्यों का मतलब क्या होता है जी? जब आपको बताएं तो आइए। ऐसे ही जाइए, लोग जा सकते हैं। 3 तारीख को आइए आज के बाद।